यूजुअल मेरे दिन का आगाज़ तो ग्रॉसरी बाय करने से हो चुका। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मैं हमेशा पहले ग्रॉसरी बाय करती हूँ, उसके बाद कुकिंग करती हूँ, क्योंकि कुकिंग के बाद मेरा बिल्कुल काम को दिल नहीं करता। बहुत मज़े की ये चेरीज़ आई हुई थी, ताज़ा ताज़ा। मैंने तो साफ़ सुथरी मीठी मीठी सी उठा के फटाफट एक बैग भर के रख लिया, हालांकि काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, लेकिन चेरी का सीज़न तो इतना थोड़ा सा होता है, तो इसलिए मैं तो ले लेती हूँ। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद होती है। बस सुबह सुबह पहले मेरे ग्रोसरी का काम था, मैंने थोड़ा सा फ्रूट लेना था, उसके साथ साथ मैंने ली थी फ़िश और छोटी मोटी थोड़ी सी और चीज़ें। मुझे आदत है कि मैं ज़्यादा ग्रॉसरी स्टोर नहीं करती, स्पेशली मीट मैं ज़्यादा स्टोर नहीं करती। मैं जब टमाटर लेने लगी तो मुझे एक कोरी वहाँ पे टमाटर वापस डंप कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ से ज़्यादा जो आगे आप पाइल देखोगे उसमें टमाटर चीप हैं। तो मैंने भी फटाफट डंप किए और मैंने प्राइसेस देखी। वाकई जो थोड़े से सॉफ्टन हुए हुए थे वो $1 के पाउंड थे, फिर दूसरे $2 के, $3 के, इस तरह से प्राइसेस थी। और ये देखें, ये $1 के भी बहुत अच्छी हालत के थे, ज़रा भी वो ख़राब नहीं थे। बस जी, मैंने भी अपने बैग के वापस डंप किए और बहुत सारा शुक्रिया उस गौरी का अदा किया जिसने मुझे बताया कि आगे चीपर पड़े हैं। उसके साथ साथ मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी कल आप लोगों के साथ। इसमें मैंने दिखाया था कि ये आलमंड्स हैं, कच्चे आलमंड। ये मैं एक दिन लेके भी गई थी घर, मैंने कहा था टेस्ट करके देखूं कि किस तरह के हैं। हमें तो ये टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर अरेबिक लोग आते हैं स्टोर पे, तो उनको पसंद होगा। और ये टर्की से इंपोर्ट हुए हुए थे। उसके साथ साथ ग्रीन कलर के प्लम यहाँ पे देखने को मिले। हमारे यहाँ आलू बुखारे का एक ही कलर होता था और बहुत मज़े का होता था। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के आते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं, और टेस्ट जो है वो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं इसके साथ। पाकिस्तान के हर फ्रूट का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे टेस्ट नहीं होता। ये छोटी छोटी फ़िश है, इसको देख के मुझे याद आता है कि टर्किश लोग जो हैं इस फ़िश का एक केक काइंड बनाते हैं, यानी ऐसा फूड प्लेटर बनाते हैं इसको रोल कर करके। मुझे नहीं पता कि इसमें कांटे हैं कि नहीं हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से इसको रेडी करते हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को इसको बनाते हुए देखा। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मुझे टर्किश ड्रामे देखते कोई 10-15 साल हो गए हैं। अब तो मैं काफ़ी हद तक इनकी लैंग्वेज समझती हूँ, इतना मुझे ज़रूरत नहीं होती सबटाइटल की भी। जैसे अभी पिछले दिनों मेरे हस्बैंड सलाहुद्दीन अयूबी देख रहे थे, और वो जितनी डब की हुई एपिसोड थी ख़त्म हो गई, तो दूसरी एपिसोड लगा के मुझे बोलते हैं कि चलो बैठ के मुझे ट्रांसलेशन करके दो। मैंने 2-3 सीन की तो कर दी, तो आगे से मुझे बोलते हैं कि ये वाकई ऐसा ही हो रहा है जो तुम। मैं हालांकि मैं दूर बैठी थी, दूर बैठे बैठे मैं उनको बताई जा रही थी कि ये कहा इसने, ये कहा, तो वो कह रहे थे वाकई वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे तुम कह रही हो। यानी मैंने कहा कि उन्होंने कहा अकेले में बात करनी है, तो सारे लोग बाहर चले गए। इतने हैरान होकर मुझे कहते हैं कि वाकई वही चीज़ चल रही है। लेकिन वो देखते हैं डब किए हुए ड्रामे और मैं देखती हूँ उनके ओरिजिनल। मुझे ओरिजिनल एक्टर की जो अदाकारी होती है, उसका एक्ट होता है, उसकी आवाज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। मुझे डब किए हुए अच्छे नहीं लगते। और डब किए हुए में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी है कि ये लोग बहुत हैवी उर्दू बोलते हैं, बहुत प्योर उर्दू बोलते हैं। आजकल के ज़माने में इतनी प्योर उर्दू किसी को नहीं आती। हम लोगों को जिनको आती थी हमें भी भूलती जा रही है। और यहाँ पे कनाडा में रहते हुए तो बच्चों के साथ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी मिक्स कर कर के हमारी सारी ही ज़ुबानें ख़त्म हो गई। अब तो समझ नहीं आती कि हम कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। मिक्सचर, उर्दू ज़ुबान कहते हैं कि कई ज़ुबानों का मिक्सचर है, कई ज़ुबानों से मिल के बनी है, तो हमने उसमें कुछ और भी मिक्सिंग कर दी है यहाँ पे कनाडा में रहते। कोविड के डेज़ में मैं बच्चों के साथ अर्थ रोल नेटफ्लिक्स पे देखा करती थी, तो जो मिसिंग पार्ट होते थे उनको मैं ट्रांसलेट करके देती थी। ये बॉटल्स जब मैंने देखी यहाँ पे, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया जस्ट इसलिए कि इसको देख के पाकिस्तान याद आ जाता है। पाकिस्तान में ऐसी बॉटल्स आया करती थी और हम लोग बड़े शौक़ से पीते थे। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बाइकआउट लिस्ट पे है, मैंने ये बाय नहीं की, जस्ट पाकिस्तान की एक याद के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया था। फ़िश बाय करने के बाद मैं जब आगे चली हूँ तो ये थोड़ी सी रेस्टोरेंट की चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की यहाँ पे। ये
ऑनर इसका मुस्लिम नहीं है, लेकिन इस स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मीट है और जो रेस्टोरेंट के आइटम्स हैं वो सब हलाल हैं। यहाँ पे फ्रेश जो इनका पीटा ब्रेड का प्लांट भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी टाइम पे जब वो चलता होगा। मॉर्निंग के टाइम पे वो लोग उसको चला के अपना ताज़ा ताज़ा जो पीटा ब्रेड बना रहे होते हैं। और मैं भी ये इस टाइम पे गई थी, ज़्यादातर ये स्कूलिंग का टाइम होता है, तो स्टोर काफ़ी हद तक खाली था। मैंने फटाफट से अपनी ग्रॉसरी बाय की रखी और उसके बाद मैं आपके साथ अपनी सारी रेसिपी भी शेयर करती हूँ जो मैंने आज की बनाई थी। लेकिन उससे पहले ये जो हार्ड वर्क होता है ग्रॉसरी लाने का, ये बड़ा मुश्किल सा होता है। तो मैंने आज तो लिया था ये शान का सीजनिंग ली थी, इसकी ये अरेबिक फ़िश थी, उसकी सीजनिंग थी। वरना हमारे वो जो एक लाहौरी फ़िश होती है या फ़िश सीजनिंग होती है, इस दफ़ा मैंने कहा चलें डिफरेंट टेस्ट करते हैं। और ये फ़िश थी जिसके मैंने स्लाइस करवाए थे। एक फ़िश के मैंने उनसे बोला था 4 स्लाइस कर दें और हेड मैंने कटवा के वहीं पे गार्बेज कर दिया था, मुझे हेड नहीं चाहिए होता। तो उसके जो 4 स्लाइस बनवाए थे, ये टिलोपिया फ़िश थी। और ये मैं ट्रे के अंदर इसको लगा देती हूँ लाइनर इसका एलुमिनियम फॉयल का, और फिर ऑयल स्प्रे करके उसके ऊपर फ़िश रख के मैंने इसको अपने जो टोस्टर ओवन था उसी में ही बनाया था, लेकिन उसको एयर फ्रायर की सेटिंग पे करके। कभी मैं इसको बेकिंग की सेटिंग पे करके इसको कवर कर देती हूँ, डिश को कवर कर दिया किसी कैप के साथ या कैप वाली डिश ले लेती हूँ तो स्टीम आउट हो जाती है फ़िश। कभी मैं फ्राई करती हूँ और कभी मैं इस तरह से जो है इसको बना लेती हूँ। तो मैंने इसको एयर फ्राई की सेटिंग के ऊपर जो है सेट करके इसको बेक किया था और ये बहुत मज़े की थी। सीजनिंग के साथ साथ मैंने इसमें हल्का सा जो ऑलिव ऑयल डाला था, कोई 1 टेबल स्पून के अराउंड, जो काफ़ी हद तक उसको एक टेक्सचर जो हमें चाहिए होता है फ्राइड वाला वो दे देता है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो एवोकाडो ऑयल स्प्रे किया और फिर मैंने इसको अपने टोस्टर ओवन में रख दिया। और साथ साथ में देखें एक साइड पे मेरे बच्चे का जो है वो चिकन रेडी हो रहा था। उसने चिकन खाना होता है, वो फ़िश नहीं पसंद करता। तो ये जो आपको मेरे ओवन के अंदर कुछ सीड से नज़र आ रहे होंगे, ये मैं एवरी सेकंड डे अपना ओवन क्लीन करती हूँ। लेकिन मेरे पास जो ब्रेड होती है और जो बेगल मैं यूज़ करती हूँ उसके ऊपर ये ग्रेन्स होते हैं जो कि इसके अंदर गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी एलुमिनियम फॉयल का जो नीचे ट्रे के ऊपर लाइनर लगाया हुआ है, वो लाइनर मैं जब गंदा होता है चेंज कर देती हूँ। और ये जो सीड्स हैं ये मैं इसको एवरी सेकंड डे जो क्लीन कर देती हूँ। लेकिन ये जो एक स्लॉट होती है इसके अंदर सीड्स ये फिर भी रह जाते हैं। इसको आप कितनी भी कोशिश करें ये निकलते नहीं, इतनी बारीक सी जगह होती है। मैंने इसको कोशिश किया नहीं निकले, मैंने इसको टिश्यू के साथ ट्राई किया नहीं निकले। फिर मैंने इसके अंदर नाइफ़ को सारा ये जो है ना इसको ऐसे मैं क्लीन करती हूँ तो ये गिर जाते हैं सारे सीड्स। और इस तरह से एक दफ़ा इसको साफ़ कर लेती हूँ मैं। वीक में 1 या 2 दफ़ा मैं लाइनर भी चेंज कर देती हूँ। लाइनर उस वक़्त गंदा होता है ज़्यादा जब बच्चे इसमें बटर बेगल बनाते हैं। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे सीड्स जो हैं ओवन में कैसे गिरते हैं। ये मेरा एवरीथिंग बेगल है जो कि मेरे घर में तकरीबन रोज़ाना यूज़ होता है। और ये ब्रेड है जो मैं और मेरे मियाँ ब्रेकफास्ट में खाते हैं, ये भी हमारे घर रोज़ाना यूज़ होती है। तो मैं इसको उसी ओवन में जो है टोस्ट करती हूँ, मैंने टोस्टर सेपरेट नहीं रखा। और मेरा एक ये तरीका है कि मैं जो भी मसाले होते हैं मैं पूरा पैक कभी यूज़ नहीं करती, जस्ट थोड़ा सा यूज़ करती हूँ उसकी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। तो बाकी को मैं इस तरह से क्लिप लगा के बॉक्स में वापस रख देती हूँ, क्योंकि जब हम बॉक्स में वापस रखते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट उसके ऊपर होती है और क्लिप के साथ वो एयर टाइट हो जाता है, तो ये सेफ़ हो जाता है। ये मेरा अपना आसानी का तरीका है और मिक्स भी नहीं होते। फ़िश बेक हो रही थी और ये मैंने इसकी एक साइड चेंज कर दी। फ़िश बेक करते करते ही मुझे पता चला कि मुझे तो बेटे को स्कूल से पिक करने जाना है। यूजुअली ये ड्यूटी मियाँ देते हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। लेकिन आज उनका आया था कि वो बिज़ी हैं तो मुझे ख़ुद जाना है। और ये बाहर निकलते ही मेरी क्यारी है, इसमें जो ये इतना सारा वीड हुआ है, ये सारी ड्यूटी मेरी है निकालने की। मैंने कल निकाला था थोड़ा सा, लेकिन मेरा थोड़ा सा सांस उखड़ना शुरू हो जाता है इस काम से, और मैंने वो सारा ढेर उधर लगा दिया और अपने मियाँ को बोला आके कि भाई मैं नहीं उठा रही वो। स्कूल के रास्ते में जब ये वैन नज़र आई तो मुझे फिर याद आया कि आजकल तो डिलीवरीज आती हैं पाकिस्तान से जोड़ों की, इसके थ्रू।
बहुत ही खूबसूरत वेदर हुआ था, बड़ी अच्छी मज़े की हवा चल रही थी और दरख्तों की जो शां शां की आवाज़ थी, वो भी पाकिस्तान की याद दिलवा रही थी। स्कूल के पास आपको फिर जब छुट्टी का टाइम होता है, बच्चे तो खूब नज़र आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम पे रिकॉर्डिंग ना करूँ, लेकिन उससे पहले जब बहुत पुरसकून टाइम होता है, कोई बच्चा नहीं अराउंड होता, ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक कम होती है, तो उस टाइम पे ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है वेदर। कोई भी वेदर हो, स्नो का होता है, हमारा समर का है, स्प्रिंग है, फॉल है, बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। बस बच्चों को तो छुट्टी हो गई थी, आपके सामने इक्का दुक्का बच्चे आने शुरू हो गए। उसके बाद मैं जो अपना ओवन बंद करके आई थी, उसके बारे में आप देखें ज़रा। इसी तरह से मुझे खाना बनाते हुए बंद करके जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो वापस आते हैं तो चीज़ का कुछ बन जाता है। सम टाइम कुछ ख़राब भी हो जाती हैं। बस मेरा ओवन का टाइमर तो लगा हुआ था, और लेकिन मैं उसको निकाल नहीं पाई टाइम पे, तो थोड़ी सी मुझे ड्राई लगी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की थी। और दिन ख़त्म होते ही हमारे ये तूफ़ानी बारिश। यहाँ का वेदर बिल्कुल इसी तरह से अनप्रडिक्टेबल है। मॉर्निंग में आपको कभी रेन और इवनिंग में आपको सन, कभी सन मॉर्निंग में और इवनिंग में रेन। कभी कभी ऐसा होता है कि हर 2 घंटे के बाद जो है वेदर चेंज हो जाता है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मज़े मज़े का वेदर हो रहा था, मैंने तो फटाफट अपना फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग कर डाली। और बारिश तो मेरा मोस्ट फेवरेट वेदर है, और बारिश हो रही हो और मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ, ये हो नहीं सकता। तो मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस वेदर को। मुझे ये लगता होता है कि रेन का साउंड जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल म्यूज़िक है, जो आपको रिलैक्स करता है। आप कभी देखें यूट्यूब पे, आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो जस्ट रेन के एक सीन के एक ही जगह पे स्टिल होती हैं, लेकिन रेन हो रही होती है और उसकी रिकॉर्डिंग की होती है, जो कि एक सूदिंग कामिंग होती है। और आजकल घरों में लोग अपनी टीवी के ऊपर चला देते हैं जब कोई गेस्ट आया हो। और मेरे बैकयार्ड में ये मेरी बेल गुलाब की तो इतनी फूलों से भरी हुई है, आप देखें वो वेट की वजह से कैसे नीचे झुकी हुई है। ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, ना ये कट हो पाती है, ना इसको मैं टाई कर सकती हूँ प्रॉपरली। बहुत मुश्किल हो रही है। मेरा ख़्याल है कि मुझे ना होम डिपो से इसके लिए साव बाय करना चाहिए, जो कि इसको कट कर सके, क्योंकि इसकी टहनियाँ बहुत मोटी हो चुकी हैं और ये बड़ी ही मुश्किल हो गई हुई है कट करनी और टाई करनी। कांटे चुभते हैं जब इसको हम टाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो इसको हाथ लगाने पे राज़ी नहीं। आप मुझे बताएं कि इसका क्या सलूशन निकालूं।